शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल ए कंप्लीट क्लास परिवार में। आज की हमारी टॉपिक यूपी डीएलएड यूपी बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर गणित शिक्षण के बारे में है। इसके पहले हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों को दो टॉपिक में पूरी डिटेल के साथ चर्चा कर ली है, ना कि केवल टिक लगा के आगे बढ़े हैं। हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी पूरी डिटेल में चर्चा की है और साथ में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में भी हमने 30 क्वेश्चन इसके पहले पूरी डिटेल में चर्चा की है। और आज की हमारी टॉपिक 31 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट होगी। और अगर आपको वह सभी वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहां जाने के बाद आपको एक फ़ाइल मिलेगी और उस फाइल का नाम होगा यूपी डीएलएड यूपी बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर गणित। तो भैया उस फाइल में जाके आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं 31 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। आज बिना किसी देरी के आप वीडियो को पूरा देखें। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस वीडियो से, और अपने सभी मित्रों के पास भी भेजें जो कॉम्पिटिटर हैं और जिनके एग्ज़ाम में मैथ्स आएंगे। क्योंकि मित्र यह वीडियो आप अभी खुद देखिएगा, केवल 10 मिनट ही आप इस वीडियो को देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको इस वीडियो से कितनी प्रॉफिट कितना फ़ायदा होने वाला है। आइए हम बात करते हैं 31 नंबर के क्वेश्चन की बिना किसी देरी के। तो 31 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? मतलब शंकु से संबंधित क्वेश्चन है 31 नंबर का क्वेश्चन। और यह क्वेश्चन कह रहा है किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी गई है, आपको तिरछी ऊंचाई आपको दी गई है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या दी गई है 8 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठ आपको ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए शंकु के बारे में, ना कि इस क्वेश्चन पे आप बिना शंकु के बारे में टूट पड़िए। तो सबसे पहले हम जानते हैं शंकु के बारे में, क्योंकि यहाँ चर्चा शंकु की जा रही है। तो शंकु के बारे में अगर हम बात करें तो शंकु कहते किसे हैं? यदि किसी समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक भुजा को स्थिर मानकर इस भुजा को चारों ओर घुमाया जाए तो इस प्रकार की ठोस आकृति लंबवृत्तीय शंकु कहलाती है। देखिए शंकु का निर्माण कुछ इस तरह से होता है। ये हुआ समकोण बनाने वाली दो भुजाएं, ठीक है। अब एक भुजा को स्थिर मानकर, यानी हम ए और बी इसको इस भुजा को मानते हैं, इसको स्थिर मानकर हम इसको जब घुमा देंगे मित्र इस भुजा को इस तरह से, तो ये भुजा पलट के इधर घूम के ऐसे पूरा राउंड में घूमने के बाद ऐसे पूरा इधर भी बन जाएगी, ठीक है। और ये इतना हो जाएगा शंकु की त्रिज्या, और ये जब राउंड में घूमेगा तो ऐसे यहाँ पे बन जाएगा गोला। तो मित्र ये इतनी भाग जो हो जाएगी बी और सी, आप इसको मानिए ये हो जाएगा शंकु की त्रिज्या, ठीक है। और ए और बी की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी शंकु की ऊंचाई, और ये जो है ए और सी यही हो जाएगी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी तिरछी ऊंचाई से आप यल से डिनोट कर लीजिए। तो इसी के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो आइए पहले हम शंकु के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो शंकु के बारे में पूरी जानकारी अगर हम लें तो हमने आपको त्रिज्या, ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई के बारे में बता दिया। तो अगर आपसे कहीं भी पूछा जाए कि शंकु का आयतन क्या होगा, तो मित्र शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु का आयतन। दूसरे नंबर पे अगर आपसे कहीं भी पूछ लिया जाए कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो मित्र शंकु का वक्र पृष्ठ आपसे क्वेश्चन में पूछा है। शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल वर्ग मीटर, ठीक है। ये शंकु का वक्र पृष्ठ निकालने में आप इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। और अगर आपसे कहीं पूछा जाए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है भैया, तो आपको लगाना है सूत्र पाई आर एल ब्रैकेट में पाई आर स्क्वायर वर्ग मीटर, आगे आप जोड़ देंगे तो ये होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकालने का फार्मूला। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर आपसे कहीं तिरछी ऊंचाई यहाँ पे 21 सेंटीमीटर दी गई है, अगर आपसे कहीं तिरछी ऊंचाई पूछ लिया जाए तब क्या करेंगे आप? तिरछी ऊंचाई को हमने यल से डिनोट किया था और इसको लिखेंगे तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए आर स्क्वायर अंडर रूट में प्लस एच स्क्वायर, यानी जो त्रिज्या दी थी उसकी ऊंचाई, त्रिज्या का स्क्वायर आप करेंगे, इसको आर लिखेंगे त्रिज्या का स्क्वायर, और साथ में जोड़ेंगे आप हाइट, यानी ऊंचाई का स्क्वायर आप कर देंगे, ऊपर अंडर रूट लगा देंगे तो आपको तिर्यक ऊंचाई मिल जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा है वक्र पृष्ठ के बारे में शंकु के। तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला हमने आपसे बताया था, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। तो चलिए आइए रख देते हैं सबका मान। तो आपको जो त्रिज्या दी है 8 सेंटीमीटर दी है,
यल यानी तिरछी ऊंचाई जो दी है वो 21 सेंटीमीटर। तो फार्मूला क्या होता है भैया, वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल। पाई का मान होता है 22/7, आर का वैल्यू आपको दिया गया 8 और यल की वैल्यू आपको दी गई 21। 7 से काटेंगे 21 को, 7 तिरिक 21 और बचेगा 22 और 8 और यहाँ पे 3 बचेगा। तो 8 तिरिक 24 हो गया और 24 गुणे 22 आप कर देंगे। तो 24 गुणे 22 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 528 वर्ग सेंटीमीटर। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि घनमूल, देखिए जो ये चिन्ह लगा है ये घनमूल का है, लेकिन यही 3 की जगह अगर 2 लिखा गया होता तो ये वर्गमूल हो जाता, या फिर कुछ नहीं लिखा गया होता तो वर्गमूल हो जाता। तो आइए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है घनमूल 343 गुणे 576 को सरल कीजिए। तो मित्र 576 जो है यहाँ पे भी घनमूल लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पे भी घनमूल लगेगा और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। 343 को आप इसको घनमूल का चिन्ह हटा के यहाँ पे इसकी पूरी की घात 1/3 भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी घनमूल लगा इसलिए लगेगा, मान लो नहीं लगा, राजन नहीं लगाएं, तो यहाँ पे भी इसको घनमूल का चिन्ह लगा के 1/3 कर सकते हैं। अब क्या है, इसको जब तोड़ेंगे आप तो इसको 343 को आप लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी 7 गुणे 7 यानी 7 का गुणा आप जब 3 बार करेंगे तो आपको मिलेगा 343। आप करके देख लीजिए। तो इसी को हमने लिखा है 7 की घात 3। तो यहाँ पे ये राजन लिखे हैं 7 की घात 3, इसी को ये लिखे हैं 343 को ये लिख दिए हैं 7 की घात 3 और पूरी की घात 1/3 वैसे ही ब्रैकेट के ऊपर लगा दिए हैं। इसके बाद जब आगे सॉल्व करेंगे 576 को, तो 576 को मित्र 24 की घात 2 क्यों लिखा गया है ये आपको समझ में हो सकता ना रहा हो। तो जब आप 576 को काटे पीटेंगे तोड़ेंगे तो क्या होगा, 576 को आप ऐसे रखिएगा 576, इसको 2 बार 2 से काटिएगा, अगर 2 से कटा 2 से काटिएगा, नहीं तो 3 से काटिएगा, नहीं 3 से कटा 4 से काटिएगा, तो 2 से कटा। देखिए 2 से क्यों काटे, हम 4 से डायरेक्ट काट देते हैं ना, तो या फिर 2 से काटिए, सबसे कम संख्या 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ 5 में 1 बच रहा है तो इसमें जुड़ेगा, यहाँ 17 हो गया, 17 में जब हम 2 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, फिर 1 बच रहा है तो ये 6 में जुड़ेगा 1, तो ये 16 हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर 8 दूनी 16, ठीक है। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो 2 7 14 और 2 दूनी 4, ठीक है, 72 प्राप्त होगा। फिर 2 से आप काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 1 2 यानी फिर 3। तो इस तरह से जब आप काटेंगे इसको तो 2 छक 12 यहाँ पे होगा, यहाँ 2 तिहाई 6 और यहाँ पे 1 जुड़ेगा तो 12 हो जाएगा। तो इस तरह से आप काटेंगे जब, तो आपको क्या प्राप्त होगा मित्र, 2 का गुणा, अब 2 से कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा ये संख्या, ठीक है। 2 से 6 बार कटने के बाद 1 2 3 4 5 6 बार और साथ में लास्ट में 3 से कटेगा कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ पे आप इसका जोड़ा बनाइए, देखिए 3 की घात 2 होगी, ठीक है, इसको 3 की घात आप 2 लिख लीजिए, 3 की घात 2। यहाँ पे 2 की घात 2 करने के लिए, अभी जो भी संख्या होगी उसकी घात 2 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 को एक साथ लेना पड़ेगा, तभी घात 2 बनेगी। अब इस तीनों का आपस में गुणा कराइए, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी ये क्या हुआ 8 गुणे 8। इसको 2 का जो गुणा 6 बार हुआ है इसी को आप तोड़ के 3 पार्ट में करेंगे, इसको 2 पार्ट में, तो 2 का गुणा आप 3 बार करेंगे, 2 का गुणा 3 बार, ठीक है। तो आपको 8 8 मिल जाएगा, यानी 8 की घात 2। अब क्या है, इन दोनों का घात आपस में समान है तो आप नीचे वाले का गुणा करा लीजिए, तो 8 और 3 का गुणा हो जाएगा 24 हो जाएगा, और घात समान है तो 24 की घात 2 लगा देंगे आप। वही चीज़ यहाँ पे किया गया है, 24 की घात 2 और यहाँ पे 1/3 होगा, तो यहाँ पे फिर 1/3 होगा, ठीक है मित्र, ये 1/2 नहीं होगा। फिर क्या होगा, दोनों की घात आपस में समान है, यहाँ पे भी। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम 7 को लेंगे और 24 को लेंगे, इन सबको, ये सब आपस में कट जाएंगे और 7 और 24 को लेंगे, 7 और 24 का गुणा होगा तो 148 आपको प्राप्त हो जाएगा, यही उत्तर होगा। आइए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो मित्र घनमूल देखिए इसमें तोड़ा है, जैसे हम ऊपर बताए थे ना तोड़े के लिए, वैसे है क्या से 3 से इसमें भाग दिया है 729 में, तो 3 से जब आप 729 में भाग देंगे तो क्या होगा, पहली बार जब 3 से आप 7 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, तो ये 2 बार जाएगा और इसके बाद फिर 3 से आप यहाँ पे 1 बच रहा, तो वो 2 के साथ 3 नहीं होगा, वो 2 के साथ 1 जुड़ेगा तो वो दहाई में जुड़ेगा और वो 12 हो जाएगा यहाँ पे। तो 2 के साथ अब यहाँ पे आपको 12 मिलेगा, तो आप 3 का गुणा ऐसा करिए कि 12 से ज़्यादा ना हो, तो 3 चौक 12 तो पूरा कट गया, यहाँ पे बचा 9, तो 3 त्रिक का 9, तो ये आपको मिलेगा 243। ठीक उसी प्रकार से फिर तो आप 3 से भाग देंगे, अगर कटता है, नहीं कटता दूसरी संख्या 3 से कटेगा, तो 8 त्रिक 24, ये 24 पूरा कट गया, 3 एकम 3, ठीक है, 81 गुणे अगर आप 3 करेंगे तो आपको 243 मिलेगा। चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हैं, और 243 में अगर आप 3 से गुणा करेंगे तो आपको 729 मिलेगा। चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हैं मित्र, ठीक है, कि सही किए हैं कि गलत। फिर आप 3 से जब
81 में भाग देंगे तो 27 बार जाएगा। फिर आप 27 में जब 3 से भाग देंगे तो 9, और 9 में 3 से भाग देंगे 3, इसके बाद आखिरी में कट जाएगा। और आखिरी में कटने के बाद आपको इस तरह से लिखना है, घनमूल निकालने में 3 का 3 जोड़ा बनता है, तो 3 जोड़ा बनाएंगे। तो आप इसे लिखेंगे, आप इसे क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे घनमूल के अंदर इसको क्या लिखेंगे, आप इसको घनमूल के अंदर लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, ऐसे ही मतलब 6 बार 3 3 3 करेंगे। और 6 बार करेंगे तो उसमें से आप कितने 3 को निकालेंगे, क्योंकि 2 जोड़े बन रहे हैं, 2 जोड़ा बन रहा है, तो आप 3 गुणे 3 को बाहर निकालेंगे, और 3 गुणे 3 जब बाहर निकलेगा तो वो हो जाएगा 9। ठीक है मित्र, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यानी 729 का घनमूल होगा 9। ठीक है, आइए आगे बढ़ कर बात करते हैं। अब आपको कैसे चेक करना है कि कैसे 9 होगा, तो मित्र देखिए, किसी भी संख्या का घन मतलब ये जो 9 दिया गया है, आप 9 गुणे 9 गुणे 9 3 बार कर लीजिए, आपको 729 मिल जाएगा चेक करने के लिए। वैसे भी कर सकते हैं, 3 त्रिक का 9, यहाँ से देखिए 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। यही देखिए पूरा तोड़ा गया है, यही 9 का आप 3 बार गुणा कर दीजिए तो आपको 729 मिल जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। निम्नलिखित दी गई संख्याओं का औसत आपको ज्ञात करना है। तो संख्या क्या दी गई है, संख्या दी गई है 7 4 1 9 6 4 1 9 6 4। कुल संख्या दी गई है मित्र 10। औसत आपको ज्ञात करना है, तो औसत का फार्मूला होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो संख्याओं को आप पहले कुल सबको जोड़िए तो आपको मिलेगा 51। अब पूरी कितनी संख्या है, तो संख्या है 10, तो 10 से भाग देंगे तो आपको 5.1 प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में अगर हम बात करें तो दी गई संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का मतलब होता है जो संख्याएं दी गई हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा बार आई हो। तो सबसे ज़्यादा बार इसको क्रम वाइज लिखेंगे तो 1 1 3 3 6 6 8 9 लिखेंगे। तो सबसे ज़्यादा बार मित्र इसमें 3 संख्या आई है। 3 संख्या कौन है, 1 2 बार आई है, 3 भी 2 बार आई है, और 6 भी 2 बार आई है, इसलिए हम बहुलक में 1 3 6 लिखेंगे। अगर इसी में किसी संख्या को एक बार ज़्यादा और लिख दिया, जैसे 6 3 बार आ गया होता तो बहुलक केवल 6 होता। ठीक है, लेकिन 3 संख्याएं बराबर आई हैं तो इसलिए तीनों को लिखना पड़ रहा है। बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार आई हो, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा बार 3 संख्याएं आ गई हैं, इसलिए तीनों संख्याओं को बहुलक में लिखना पड़ा। आइए आगे बात करते हैं, दी गई संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करें। तो मित्र माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या होता है, करना पड़ता है, माध्यिका का फार्मूला होता है n+1/2 वां पद। ठीक है, ये माध्यिका का फार्मूला होता है। वां पद मतलब क्या होता है, n+1/2 आप कर दीजिए, और इसके बाद जो है वहाँ पद मतलब जो उस स्थान पे जो पद होता है। कुल पदों की संख्या मित्र 13 है, तो n की जगह हम कितने लेंगे 13, और 13 + 1/2 करेंगे इक्वल टू 7 आएगा। 7 वहाँ पद मतलब देखिए अब यहाँ काम करेगा, 7 वहाँ पद हमको आएगा, 7 नहीं होगा माध्यिका, 7वां पद होगा। और 7वां पद किस तरह से आप निकालेंगे, इसको क्रम वाइज लिखेंगे, जो संख्या तोड़ के लिखी गई है क्रम वाइज जब आप लिखेंगे तो 0 2 बार आया तो 2 बार 0 लिखेंगे, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 5 फिर 6 फिर 6 7 फिर 8 फिर 9। अब इसमें जो 7वां पद होगा वही होगा माध्यिका, और 7वां पद आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। 7वां पद मित्र 5 है तो माध्यिका होगी 5। अब आप 7 लगा के ना भाग आइएगा, ठीक है, नहीं तो गलत करके आएंगे आप। सब कुछ मेहनत करने के बाद पानी फिर जाएगा मेहनत पे। तो जल्दबाजी नहीं करना है, इसीलिए हम अपनी इस टॉपिक को लाए हैं, ताकि अगर आप सॉल्व किए गए क्वेश्चन को भी नहीं समझ पा रहे हैं तो हम उसको आपको समझा सकें। जो क्वेश्चन समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम कमेंट चेक करेंगे, फिर अगली वीडियो एक बनाएंगे उसमें आपको बता देंगे। तो 37 नंबर का क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। तो 37 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है मित्र, 1 मिनट थोड़ा सा भाग गया क्वेश्चन हुआ। तो 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दी गई संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो 37 नंबर के क्वेश्चन में फिर दी गई संख्याओं का माध्यिका, तो फिर वही फार्मूला लगेगा कि इसको क्रम वाइज लिखेंगे, तो क्रम वाइज लिखेंगे, पहले 0 लिखेंगे, फिर 1 फिर 3 फिर 3 4 6 6 6 6 6 9। अगर इसमें बहुलक पूछ लिया जाता है, यही चीज़ और बता दे रहे हैं हम, अगर बहुलक पूछ लिया जाता है तो इसमें 6 सबसे ज़्यादा बार आया, तो इसमें केवल बहुलक केवल 6 होगा मित्र। ठीक है, चलिए आइए माध्यिका निकालते हैं। कुल पदों की संख्या 11 है, तो 11 + 1 करेंगे तो 12, और 12/2 यानी 6वां पद। तो 6वां पद देखिए, 6वां पद कौन है, 0 1 पहला पद हुआ, 1 दूसरा पद, 3 तीसरा पद, फिर 3 चौथा पद, फिर 4 पाँचवां पद, फिर 6 6वां पद हो गया। फिर 6वां पद क्या होगा 6, तो इसमें उत्तर 6 हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर्णी चिन्ह क्या है। तो मित्र कर्णी चिन्ह क्या है, कर्णी चिन्ह का मतलब होता है भैया वर्गमूल। देखिए यह कर्णी चिन्ह है जो किसी संख्या का 1/2वां मूल होता है। ठीक है,
मतलब उस संख्या का वर्गमूल जिसे आप बोलते हैं। √2 इसे करड़ी 2 पढ़ेंगे, √3 इसे करड़ी 3 पढ़ेंगे, और अगर ही √4 लिखा है तब इसको पढ़ेंगे 2। √4 का वर्गमूल क्या हो जाता है? 2 होता है। करणीगत राशियां लिखिए। तो मित्र करणीगत राशियां क्या लिखना है यार? निम्नलिखित राशियां करणीगत राशियां, जैसे 2√2 लिख दीजिए आप, √2 √5, ये मतलब रूट में कोई सी संख्या को लिख के आप लगा दीजिए, वो करणीगत राशियां हो जाएंगी। ठीक है। करणी घातांक बताइए। तो करणी घातांक क्या बताना यार? किसी राशि का जितना करणी मूल हो तो वही करणी घातांक ला। देखिए √2 इसमें घातांक 1 है, इसकी घात कितनी है? 1 है। ठीक है। 2√3 इसमें घातांक कितना है? 2 है, ये आगे जो 2 लिखा गया है। ठीक है। आगे अगर यहीं 4 लिखा हो तो घातांक कितनी हो जाता? यहीं ये जो यहाँ जो आगे लिखा गया हो, ठीक है, इसके आगे, तो वही होता है घातांक। मतलब ये जो 2 है, अगर आप इसको अंदर ले जाएंगे तो ये 4 का गुणा अंदर होगा, यानी आप 2 को हटाना चाहते हैं तो आप अंदर लिखेंगे 3 × 4, यानी जो बाहर संख्या लिखी है घातांक, उसमें आप 2 से गुणा करेंगे, फिर उसको अंदर गुणा करा देंगे, तो आप उस संख्या को वहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं 41 के बारे में। घनमूल निकालने की कितनी विधियाँ होती हैं? तो मित्र घनमूल निकालने की 2 विधियाँ होती हैं। एक तो गुणनखंड विधि होता है और दूसरा होता है लघु विधि, शॉर्ट मेथड। ठीक है, यानी आप भाग विधि कह सकते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है बेलन किसे कहते हैं? तो मित्र आइए जानते हैं बेलन किसे कहते हैं। एक आयत आप लीजिए, ऐसे एक आयत मान लो ऐसे हुआ, इसको एक भुजा को स्थिर रख के इसे घुमा दीजिए। ठीक है। इसको जब घुमाएंगे इसे गोल बन जाएगा पूरा, ये ऐसे ही देखो, एक भुजा स्थिर रखेंगे, जब इसको घुमा देंगे तो गोल गोल सा बन जाएगा। ठीक है। तो क्या करा है, एक आयत को उसकी एक भुजा के परितः चारों तरफ घुमाने पर प्राप्त त्रिविमीय आकृति बेलन कहलाती है। पाई बेलन की त्रिज्या होती है और यच बेलन की ऊंचाई या लंबाई आप बोल सकते हैं। ठीक है। आइए हम बात करते हैं बेलन के बारे में, थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहते हैं। देखिए इसी से आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन आगे भी पूछ सकता है। तो ये तो आपको पता चल गया कि बेलन कहते किसे हैं। तो आइए थोड़ी सी जानकारी हम अपनी तरफ से आपको देते हैं। तो हमारी तरफ से जानकारी ले लीजिए। माना बेलन की आधार की त्रिज्या अगर r है तथा बेलन की जो लंबाई है अथवा ऊंचाई आप जिसे बोलते हैं वो यच है, तब बेलन का आयतन अगर आपको निकालना हो तो आप लगाएंगे सूत्र πr² घन मीटर। ठीक है मित्र, ये हो गया बेलन के आयतन का सूत्र। लेकिन अगर बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको कहीं निकालना हो, वक्र पृष्ठ यानी पूरे बाहरी भाग, ये जो वक्र है इसका क्षेत्रफल आपको निकालना हो, तो आप कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो आपको लगाना पड़ेगा 2πr² मीटर। ये होता है बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला। आगे हम बात करते हैं बेलन में ही बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं है, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल जब आपसे पूछा जाए तो आप लगाएंगे फार्मूला 2πrh + 2πr²। देखिए मित्र, मेरे इन सभी फार्मूलों को बताने का केवल एक ही मोटिव था कि अगर बेलन से क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ना कि केवल इतनी थोड़ी सी पिद्दी सी जानकारी लेकर आप आगे बढ़ें। पूरी जानकारी लीजिए हमारे द्वारा, इसीलिए तो हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया है। तो आइए बात करते हैं शंकु किसे कहते हैं। फिर वही चीज़ घूम घूम के आ रहा है। शंकु किसे कहते हैं यार? किसी समकोण बनाने वाली भुजा को, ये समकोण बनाने वाली भुजा को, ये लंब जिसे आप मानेंगे, इसको स्थिर रखकर आप उसी को घुमा दीजिए तो शंकु बन जाएगा। तिर्यक ऊंचाई यल होती है, फिर ये बीच वाली ऊंचाई इसको यच कहते हैं। तिर्यक ऊंचाई से यल, ये इससे डिनोट करते हैं। त्रिज्या r होती है। यल = ये तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए आपको हम फार्मूला बताए थे, r² कर दिए, ये जो r दिया गया है और ये यच, ये इसका दोनों का स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट लगा दीजिए। यही तो होता है यार। v निकालने के लिए क्या होता है, ये v का मतलब होता है आयतन। ठीक है तो वॉल्यूम, इसका फार्मूला होता है 1/3 πr²h घन इकाई। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके थे, और चलो फिर दोबारा बता देते हैं। वक्र पृष्ठ निकालने का फार्मूला होता है πrl होता है। अब यहाँ पे r ये है, ये r है, ये l ये है। ठीक है। तो पाई का मान 22/7 आप रख देंगे खट्ट से, जहाँ भी आएगा इस तरह से क्वेश्चन। तो सब तो बता दिए, और क्या बता दें, संपूर्ण पृष्ठ बता दें। संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है πrl + πr² वर्ग मीटर। ये होता है संपूर्ण पृष्ठ निकालने का शंकु का। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप डिनोट कर लीजिएगा। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु आयतन 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्या कितनी होगी? तो मित्र पाई का मान तो 22/7 आपको पता है। शंकु के बारे में बात करें, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, आपको बता चुके हैं पहले ही। इसमें सब मान रखेंगे तो शंकु का आयतन आपको दिया गया है 1232। यहाँ आप शंकु के आयतन की जगह ये रखेंगे 1/3
पाई आर स्क्वायर गुणे 24 यानी ऊंचाई दी गई है आपको 24, ठीक है, सेंटीमीटर। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप इसको आर को इधर आप लेके चले आएंगे और ये यहाँ पे गुणा में है तो ये भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पलट जाएगा उधर जाने के बाद, तो ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा मित्र, देखिए 1232 गुणे 7 हो जाएगा, क्योंकि 22/7 पाई का मान रखने पर और 22 नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से होगा, आर स्क्वायर इधर हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 2, ये 22/7 मान रखेंगे जवाब, तो 7 जो निचवा रहेगा वो ऊपर पलट के चला जाएगा, ठीक है। तो आप इसको जब काटे पीटेंगे तो 7 एकम 7 और फिर ये काटेंगे जब आप, तो ये काटने पीटने के बाद आपको 49 मिलेगा। आर स्क्वायर की वैल्यू 49 है, ठीक है। अब आर की वैल्यू यानी 49 का वर्गमूल, तो 49 का वर्गमूल मतलब 7 गुणे 7, तो एक साथ आप लेंगे तो आर की वैल्यू 7 हो जाएगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। एक शंक्वाकार टंकी की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और उसके आधार का व्यास 64 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई आपको बताना है। देखिए मित्र, फिर शंकु की बात कर रहा है, तो शंकु की ऊंचाई दी गई है 60 सेंटीमीटर, व्यास 64, त्रिज्या 32 हो जाएगी। 64 का आधा कितना होता है 32, यानी व्यास बटे 2 आप कर देंगे, त्रिज्या प्राप्त हो जाएगा, काटेंगे तो 34 मिल जाएगा। फिर आगे हम बात करेंगे तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको रखेंगे एच की जगह 60 स्क्वायर, आर की जगह 23 स्क्वायर। 23 स्क्वायर क्यों रखें यार, यहाँ तो 32 स्क्वायर होगा, देखिए यही गलती की है, आर की जगह आप 32 स्क्वायर रखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो आपको जो प्राप्त होगा वही सही उत्तर होगा, ठीक है। आइए हम बात करते हैं, यहाँ 23 नहीं होगा, यहाँ 32 होगा, देखिए ये सब गलती की है राजन, छोटी छोटी, यही सब आप भी करके आएंगे। आइए हम बात करते हैं, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 23 सेंटीमीटर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको निकालनी है। फिर यही तिर्यक ऊंचाई, शंकु का व्यास 4 सेंटीमीटर दिया गया है, त्रिज्या दी गई 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया गया 23 सेंटीमीटर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई फार्मूला था आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी भैया, आर की वैल्यू है कितनी 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और ऊंचाई की वैल्यू कितनी है 23, 23 की स्क्वायर 529, ठीक है। तो इसका दोनों को जोड़ दीजिए आप, तो कितना मिलेगा 533, 533 का वर्गमूल आप जब निकालेंगे तो 23.8 सेंटीमीटर आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दी गई संख्याओं की औसत ज्ञात कीजिए। दी गई संख्याओं की औसत आपको ज्ञात करना, 7 4 3 4 7 5, इसका औसत निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, संख्याओं का योग, इन सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए, बटे कुल संख्या से भाग दीजिए। कुल संख्या कितनी है 6, तो जोड़ेंगे तो आपको 29 और 6 से भाग देंगे, 6 संख्याएं हैं तो आपको मिलेगा 4.83, ठीक है, औसत। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में। दो समान आयतन वाले बेलनों के व्यास 3:2 के अनुपात में हैं, उनकी ऊंचाई में अनुपात आपको बताना है। तो मित्र दो बेलन है, ठीक है। अब क्या है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, एच ऊंचाई दिया है एच, त्रिज्या आर, पाई का मान 22/7। अब क्या करना है आपको, देखो अनुपात उनका समान है, ठीक है। तो यह क्या करेंगे आप 3/2 का स्क्वायर आप करेंगे। अब 3/2 का स्क्वायर क्यों करेंगे, देखिए एक दिया 3:2 के अनुपात में दिया ना, यानी 3/2 आप करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे आप, इसके पूरे का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर, तो यही हुआ मित्र। फिर H1/H2, क्योंकि ये पहले का हुआ ये दूसरे का हाइट हुआ, बराबर 1 के है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे इसको पूरे को, तो 3 3 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 1 से इधर जब ये मतलब ये 1 हो जाएगा, ये H2, फिर इसको यहाँ H ही रहेगा यार, ये 1 क्यों लिखे, यहाँ H रहेगा। अब इसको क्या करेंगे आप, इसको जब आप यहाँ पे गुणा में है उधर चला जाएगा, भाग में जाएगा, और उधर जब जाएगा ये 9/4 तो उधर पलट जाएगा, तो H की वैल्यू आपको 4 मिलेगी और H2 की वैल्यू आपको 9 मिल जाएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। 9/4 उधर जाएगा, तुरंत पलट जाएगा, 4/9 हो जाएगा, और H का मान जो होगा वो 4 और H2 का मान दूसरे वाले का 9 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 49 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक खोखली बेलनाकार नली जो लोहे की बनी है 20 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसके बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। इस नली के बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन कितना है। तो मित्र कुछ नहीं करना यार इसमें, देखो बेलन की त्रिज्या आपको दी गई है 8/2, अब सॉरी बेलन का व्यास दिया गया 8, तो 8/2 करेंगे तो आपको त्रिज्या मिलेगी, यानी 4 त्रिज्या होगी। बेलन का आंतरिक त्रिज्या की बात करें तो 6 दिया गया है व्यास, आंतरिक व्यास 6 दिया गया है, तो उसमें 2 से भाग देंगे तो 3 मिलेगी। आंतरिक त्रिज्या, ऊंचाई दिया गया है 20 सेंटीमीटर, आप रख दीजिए फार्मूले में। प्रयुक्त लोहे का आयतन क्या होगा, पहले बड़े वाले में से बाहरी वाले जो आयतन है, मतलब बड़ा वाला आयतन में से छोटा वाला आयतन आप घटाइए, तो आयतन का फार्मूला था बेलन के पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें से घटाएंगे पाई R2। देखिए इस तरह से कुछ बेलन बनेगा ना, ये देखिए हम बता दे रहे हैं, ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, तो इसके अंदर भी एक बनेगा, ठीक है।
तो ये बड़े वाले में से, ये पूरे बड़े वाले में से छोटे वाले को आप निकाल दीजिए तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो छोटा वाला बड़ा वाला दोनों दिया गया है। बड़ा वाला R1 से है, छोटा वाला R2 से है। बड़ा वाले में ऊंचाई H1 है, छोटे वाले में ऊंचाई H2 है। तो उम्मीद करते समझ रहे होंगे आप हम क्या करें। तो जब मान रखेंगे मित्र तो यहाँ पे पाई R की वैल्यू आपको 4 मिली थी, फिर दूसरे नंबर पे R की वैल्यू आपको मिली थी 3। तो इन सब को रखेंगे आप। H की वैल्यू पहले वाले में 20 था, दूसरे वाले में 2 था। तो ऐसे ऐसे जो भी था, मतलब यह जो भी था वो आप रखेंगे इस तरह से। 2 नहीं था, 20 था। दोनों में ऊंचाई तो सामान्य रहेगी यार। 2 कैसे यहाँ लगाए हैं, 20 रहेगा। यहाँ पे भी ये गलत लिखे हैं। तो यहाँ पे केवल क्या है, त्रिज्या परिवर्तित हो रही, ना कि ऊंचाई। कहाँ परिवर्तित होगी, ऊंचाई नहीं परिवर्तित होगी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पाई का मान आप 22/7 आपको मिल जाएगा। ये 4 चौक 16 हो जाएगा और 3 त्रिका 9। ये 16 में से 9 यहाँ पे घटाएं और 20 यहाँ पे रहेगा। 20 यहाँ पे गुणा हुआ तो ये एक साथ हम गुणा 20 से कर दिए यहाँ पे। ठीक है, यही काम देखिए, यहाँ 2 लिखे फालतू का, यहाँ 20 होगा। ठीक है, अब एक है साथ दोनों में गुणा कर दिए हैं तो फिर ये क्या होगा, यहाँ 16 में से 9 हो जाएगा 7 और 7 से 20 में गुणा हो जाएगा। 7 एकम 7 ये कट जाएगा और 7 से 22 में गुणा हो जाएगा। तब 7 से 22 में गुणा हो जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे 20 2 बार था तो हमें एक बार क्यों लिखी, क्योंकि मित्र देखिए यहाँ से 16 मिला, यहाँ से 9 मिला। ठीक है, तो 20 का गुणा 16 में हुआ और 20 का गुणा 9 में हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो 9 मिलेगा तो हम 16 और -9 करके एक साथ 20 का गुणा नहीं कर सकते, तो एक साथ दोनों गुणा हो जाए। देखिए इसका गुणा ये बाहर ब्रैकेट के लिखा गया, 20 का मतलब ये 16 में भी गुणा होगा इसका 9 में भी गुणा होगा। सेम वही चीज़ हुआ है। यहाँ पे जो 16 प्राप्त होगा उसमें 20 का गुणा हुआ है, फिर यहाँ जो 9 प्राप्त होगा उसमें 20 का यहाँ से गुणा हुआ है। इसीलिए यहाँ पे एक साथ लिख दिया गया है। घटा के फिर हम 7 पाए हैं, 7 में 20 से गुणा किए हैं तो यहाँ पे गुणा क्यों करेंगे, हम यहाँ नीचे 7 से हम भाग दे देंगे क्योंकि पाई का मान हम रखे हैं। तो हमको 20 × 22 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम जब 20 × 22 करेंगे तो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको मिल जाएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। 2 बेलनों की आधार त्रिज्या 2.3 के अनुपात में है तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 में है। उनके आयतनों का अनुपात आपको निकालना है। तो मित्र आपको कुछ नहीं करना है इसमें देखिए कारण माना आधार त्रिज्या 2 पाई तथा 3 पाई है। ठीक है, दोनों का अलग अलग, तथा ऊंचाई इसमें आपकी परिवर्तित करा 5h से 3h है। अब क्या करना आपको, आयतनों का अनुपात आपको निकालना है। ये पहले वाले का आयतन है पाई × 5h, तो दूसरे वाले का ये पाई × 3h। इसका जब मान रखेंगे 4 × 5 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ 9 × 3 हो जाएगा। तो 20 ये ऊपर गुणा हो जाएगा, 20/27 हो जाएगा। तो 20:27 के अनुपात में आपको मान प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बस क्वेश्चन नंबर 50 तक ही आज करवाएंगे। अगला टॉपिक हमारा आएगा 51 से लेकर 72 73 जितना भी क्वेश्चन आगे होगा। ठीक है, तो सभी को नमस्कार, बाय बाय। अपने मित्रों को वीडियो जरूर भेजें। अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना मित्र। धन्यवाद।